हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम रेगुलेशंस, एक्ट्स एंड लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से रेगुलेशन, एक्ट्स एंड लॉज होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो एंटरप्रेन्योर को अपनी प्रस्तावित एंटरप्राइजेस के संबंध में विभिन्न एक्ट्स के प्रावधानों को समझना तथा उनका पालन करना होता है। अनेकों रूल्स रेगुलेशंस द्वारा प्रभावित किए गए हैं। ये नियम, विधान तथा अधिनियमों में उपलब्ध हैं। कानून सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। इन नियमों का पालन न करने पर एंटरप्रेन्योर को पेनाल्टी देना होगा और तथा दोषी ठहराया जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के समक्ष यह भी एक गंभीर समस्या है। वे नियम, व्यक्ति, वस्तुएं, क्रियाएं सभी स्तर लागू होते हैं। वैधानिक प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति ठीक तरह से हो रही है, जैसे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिल रही है और पर्यावरण का प्रदूषण से बचाव हो रहा है, एक्सेट्रा। लघु उद्योगों को नियमित करने वाले प्रावधान दो प्रकार के हैं: सुरक्षात्मक तथा संवर्धक, माने सेफ्टी से रिलेटेड एंड एम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड, माने उनको क्या कर रहे हैं, हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो एक लघु उद्योग उद्यमी को विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों को जानना आवश्यक होता है, जिसका पालन उसे करना होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए वे लीगल एरर्स नहीं हो रही है, उद्यमी को लीगल एडवाइस लेते रहना चाहिए। लघु उद्योगों पर लागू होने वाले कानून तथा अधिनियमों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उन्हें दो पार्ट में पढ़ेंगे, दो वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो लेक्चर्स का आज के वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ेंगे। तो वो है रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो कानून है, जो रूल है, लॉ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम 1991 यानी 1951 में उद्योगों की लाइसेंसिंग नीति का प्रावधान है। इनके अनुसार केंद्र सरकार उन आवश्यकताओं का उल्लेख कर सकती है जिनकी पूर्ति लघु उद्योगों को करनी चाहिए। केंद्र सरकार विभिन्न आधारों पर लघु उद्योगों को परिभाषित कर सकती है, जैसे स्थायी परिसंपत्ति व विनियोग, स्वामित्व की प्रगति, थर्ड नियोजित श्रमिकों की संख्या, फोर्थ उत्पाद की प्रगति, लागत तथा गुणवत्ता। यह अधिनियम औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को नियमित करता है। माने यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 के तहत हम जो करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर होता है, अथॉरिटी होता है कि वो लघु उद्योगों को क्या कर सकें, डिफ़ाइन कर सकें। और डिफ़ाइन क्या करते हैं, इन चार बेसिस पे करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुआ और इसकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो क्या है, माने स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट के पे डिपेंड करता है। देन सेकंड है स्वामित्व के आधार पर, माने जॉइंट स्टॉक है कि पार्टनरशिप में है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में है कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, ये बारे में। एंड थर्ड है नियोजित श्रमिकों की संख्या, माने लेबर्स के जो नंबर्स होते हैं उनके आधार पे भी हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि बड़ा है कि छोटा है, कि किस टाइप का प्लांट है। एंड फोर्थ जो है वो किस टाइप के प्रोडक्ट वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, खाने के प्रोडक्ट हैं तो FMCG के अंदर आएंगे, और लघु उद्योगों के लिए है तो अलग है, आयरन एंड स्टील के लिए है तो अलग है, और डिफरेंट जो प्लांट आते हैं तो उनके लिए अलग अलग वो है। उसके साथ में उसमें कितना लागत लग रहा है और उसकी क्वालिटी क्या है, इसके आधार पर क्या करती है, वो कंपनीज़ को परिभाषित करती है।
देन उसके बाद है श्रम कानून। जो श्रम कानून हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा और इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं। तो श्रम कानून एक लंबी सूची है जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नियमित करते हैं। ये श्रमिकों के सभी क्रियाकलापों और कार्यदशाओं को पर प्रभावी हैं। इनमें से कुछ नियम लघु उद्योगों के समक्ष समस्या उत्पन्न करते हैं। जो है श्रम कानून जो है, लेबर लॉ जो है वो क्या करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या करता है, काफ़ी अच्छा एक वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता है, उनके जो वर्किंग प्रिंसिपल है और जो वर्किंग कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंट है, उनको भी क्या करता है, ये अफेक्ट डालता है। जिससे क्या होता है कि लघु उद्योग जो हैं ये क्या करते हैं, इसे प्रॉब्लम की तरह सोचने लगते हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं वो देखते हैं। तो पहला है कारखाना अधिनियम। इसमें कारखानों का पंजीयन एवं लाइसेंसिंग, कार्य के घंटा, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण के उपाय, स्त्री तथा किशोरों को रोजगार, वार्षिक अवकाश, जोखिमपूर्ण कार्य आदि से संबंधित प्रावधान हैं। यह अधिनियम श्रमिकों की न्यूनतम आयु निश्चित करता है, जो कि 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही कारखाने में कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के स्वच्छता, रोशनदान, अत्यधिक भीड़भाड़, प्रकाश, विस्फोटन गैसों और धूल, फ्यूम, मशीन की फेंसिंग आदि से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कंपनी अधिनियम के तहत ये बताया जाता है कि कंपनी को लाइसेंस लेना है, और लाइसेंस करने के साथ साथ उनको क्या करना है, जो वर्किंग आवर्स के बारे में सोचना है, हेल्थ के बारे में सोचना है, सेफ्टी के बारे में सोचना है, वेलफेयर के बारे में सोचना है, और फीमेल और जो चाइल्ड लेबर्स हैं उनके बारे में हमें सोचना है, एनुअल लीव के बारे में सोचना है, रिस्क से रिलेटेड जो काम हो उनसे संबंधित हमें क्या करने हैं, सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। ये भी देखना सुनिश्चित करना होता है कि जो कार्य करने वाले हैं वो 14 वर्ष की आयु एटलीस्ट पूरे कर चुके हों। वैसे ही लेबर्स को हमें क्या करना है, नौकरियों पे रखना है। और इसके अतिरिक्त जो है वो है साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं होना चाहिए उनके लिए, उसके अकॉर्डिंग वैसी लाइट होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ लाइट भी नहीं होनी चाहिए, और जहरीले गैसों से बचाव के लिए पूरे रोकथाम होने चाहिए, और डस्ट और फ्यूम वगैरह से बचने के लिए सेफ्टी डिवाइसेस होनी चाहिए। अगर कोई बड़ी मशीन है जिसमें जान के जोखिम होती है तो उनकी प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए। तो ये ऐसे बहुत सारे जो कारखाने अधिनियम के तहत जो हैं रूल्स बने हुए हैं जिनको क्या करना रहता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फुलफिल करना होता है। देन सेकंड है आयकर अधिनियम। यह अधिनियम कम महत्व वाले लघु उद्योगों को तो आयकर से रियायत प्रदान करता है तथा पर अन्य लघु उद्योगों को कोई छूट नहीं देता। तो यह अधिनियम जो है वो क्या है, लघु उद्योगों को कुछ फैसिलिटी या कुछ सब्सिडी देता है टैक्स से रिलेटेड, लेकिन सभी इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। एंड उसके बाद है औद्योगिक रोजगार अधिनियम माने स्थायी आदेश। तो यह अधिनियम अवकाश, छुट्टियों, अनुशासनात्मक कार्यवाही, भर्ती इत्यादि से संबंधित में नियोजक और श्रमिकों के अधिकारों एवं दायित्वों की व्याख्या करता है। यह अधिनियम उन सभी स्थापनाओं, नियमों जिसमें 100 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं उनके लिए स्थायी आदेश जारी करने का प्रावधान भी करता है। तो इस अधिनियम के तहत जो है हमें ये बताया, हमें ये निर्देशित करना होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कि जो श्रमिक को नियुक्त कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर छुट्टी देना है, उन्हें किस टाइप से काम कराना है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी उन्हें पहले से देनी है, उनकी भर्ती करवानी है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें नियमित करना है। तो ये सब जो है किसके ऊपर जो है लागू होता है, जो 100 या 100 से अधिक कार्य इसमें किसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनके लिए। देन है भारतीय व्यापार संघ अधिनियम। तो इसमें व्यापार संघों की पंजीयन, उनकी स्थापना के उद्देश्य, रजिस्ट्रारों की नियुक्ति, व्यापार संघों के नियम, उनके अधिकार एवं दायित्व तथा उनके अमलगमेशन से संबंधित प्रावधान। तो यहाँ पर जो है भारतीय व्यापार जो है वो क्या करता है, अपने व्यापार संघ माने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, रजिस्टर्ड करवाता है, उनके स्थापना के उद्देश्य को बताता है और रजिस्ट्रारों की नियुक्ति के बारे में बताता है, और साथ ही साथ अपने
बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशन उसके नियम्स के बारे में क्या करता है, नियमों के बारे में और अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में क्या करता है, एक प्रॉपर ब्रीफिंग उन्हें प्रोवाइड कराता है। देन उसके बाद है मजदूरी भुगतान अधिनियम। तो यह अधिनियम मजदूरी का तुरंत तथा नियमित भुगतान सुनिश्चित करता है। यह मजदूरी पाने वाले को शोषण से बचाता है। यह अधिनियम के प्रावधान उन सभी व्यक्तियों पर प्रभावी है जिनकी मासिक मजदूरी 400 रुपये से अधिक नहीं है। औद्योगिक स्थापना की कार्यरत किसी व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान मजदूरी की अवधि जो कि प्रायः 1 माह की होती है, पूरा हो जाने के बाद 7वें दिन की समाप्ति के पूर्व हो जाना चाहिए। तो इस अधिनियम के तहत क्या करते हैं, हम मजदूरी माने जो पेमेंट है, पेमेंट का टाइम में प्रॉपर टाइमली और प्रॉपरली क्या होना चाहिए, भुगतान हो जाना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को मिल जाना चाहिए। और ये किस पे लागू होता है, जिसका जो मज़दूर है, जो एम्प्लॉय हैं, जिनका जो सैलरी है वो 400 रुपये से कम की मासिक मजदूरी होती है, उन्हें क्या होना चाहिए, 1 महीना पूर्ण होने के बाद जो 7 दिन के अंदर इन्हें क्या होना चाहिए, इनकी सैलरी मिल जानी चाहिए। तो ये इस अधिनियम के तहत आता है। देन उसके बाद है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो मिनिमम वेजेस अधिनियम के तहत यह अधिनियम किसी औद्योगिक इकाई में मजदूरी के न्यूनतम दर सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम किसी भी कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। यह किसी प्रतियोगी बाजार के श्रमिकों के हित की सुरक्षा करता है। तो इसमें क्या है, मिनिमम वेजेस जो है वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए डिसाइड करते हैं यूजिंग दिस अधिनियम। और यही अधिनियम क्या करता है, निर्देशित करता है सभी कंपनियों और बताता है कि आपको अपने कर्मचारी को इतना पेमेंट आपको इतना देना ही है, और जिसके क्या हो, उनका शोषण ना हो सके और उनके लिए एक प्रॉपर बेस बना रहे। देन उसके बाद है श्रमिक मुआवजा अधिनियम। तो इस अधिनियम में श्रमिकों के लिए मौद्रिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है जो कि कार्य के दौरान किसी दुर्घटना व शारीरिक अपंगता अथवा मृत्यु का शिकार हुआ हो। यह क्षतिपूर्ति हेतु नियोजक का दायित्व निर्धारित करता है। तो श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत क्या होता है, यहाँ पर हमें कंपनसेशन देना होता है। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी में कार्य करते वक्त अगर किसी एक्सीडेंट का सामना हो जाता है और वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उन्हें क्या करना होता है, मिनिमम कंपनसेशन जो है उन्हें देना होता है, जिससे वो क्या कर सके, उनके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनका जो दायित्व है, उनके परिवार के प्रति जो कंपनी का जो दायित्व है वो बढ़ जाता है और वो क्या कर सकते हैं, उस क्षतिपूर्ति और उसके लिए कंपनसेशन अमाउंट उन्हें उनके परिवारों को देते हैं। देन उसके बाद जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। बीमारी, मातृत्व अथवा अपंगता होने पर श्रमिकों को मिलने वाले लाभ सुनिश्चित करता है। यह एक सामाजिक सुरक्षा कानून है। इसका उद्देश्य सामाजिक बीमा के आरंभ करना है। यह अधिनियम विशेष लाभ उपलब्ध कराने वाले अनिवार्य राज्य बीमा योजना में से एक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई अगर एम्प्लॉय बीमार पड़ जाता है या फिर किसी प्रकार के हैंडीकैप्ड हो जाता है, तो उसमें क्या है, उन्हें मिनिमम वेजेस जो है वो क्या होना चाहिए, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। और इस इंश्योरेंस का अमाउंट जो है उन्हें सुरक्षा कानून के तहत क्या करते हैं, कंपनी वाले अपने कंपनी में लागू करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कर्मचारी अपना इंश्योरेंस करवाएं और किसी भी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका उन्हें लाभ मिल सके। देन उसके बाद है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम। इस अधिनियम में श्रमिकों के भविष्य के जीवन के बारे में प्रावधान है। इस अधिनियम का उद्देश्य कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को भविष्य निधि, परिवार पेंशन तथा डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस योजना का लाभ दिलाना है। यह अधिनियम 150 से अधिक उद्योगों पर लागू है। यह उन कारखानों पर लागू है जहां 20 या इससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। तो ये अधिनियम जो है ये बताता है कि भविष्य निधि जैसे पेंशन देना और डिपॉजिट कराना, तो डिपॉजिट के पैसे उन्हें देना, इंश्योरेंस के पैसे उन्हें क्या है देना होता है। और ये सब अधिनियम कहाँ लागू होता है, जहाँ 150 से अधिक
जो है श्रमिक जो है काम करते हैं किसी उद्योगों में या कारखानों में। तो इसके बाद है औद्योगिक विवाद अधिनियम। नियोजकों और श्रमिकों के मध्य होने वाले विवाद का समाधान कर तथा ऐसे विचारों को टालकर औद्योगिक शांति सुनिश्चित करता है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान भी हैं, जैसे श्रमिकों की कार्यदशाओं की सुधारना, श्रमिकों की आपदाओं का निदान करना, कार्य सुरक्षा प्रदान करना। तो ये सब चीज़ है जो है औद्योगिक विवाद, मानी किसी प्रकार का अगर कंट्रोवर्सी अगर हो जाता है इंडस्ट्रीज़ के बीच में, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयज़ के आपस में, तो क्या करते हैं इस अधिनियम के तहत क्या करते हैं उसे रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो वर्किंग कंडीशन है उसमें सुधार होता रहे और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उससे निदान मिलता रहे और उन्हें प्रॉपर सेफ्टी दिया जाए, तभी जाकर ये क्या होगा, कोई भी मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक्शन ले सकता है, नहीं तो पूरा एक्शन जो है कंपनी के मालिक के ऊपर होगा अगर ये 3 फैसिलिटी उसे नहीं मिलती है और इससे जुड़ी हुई अगर विवाद उन्हें कंपनी में देखने को मिलती है तो। देन नेक्स्ट है दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम। यह एक राज्य निगम है। प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के अधिनियम निर्मित करता है। यह कार्य की दशाएं, कार्य की घंटा, छुट्टी के प्रावधान, भोजन अवकाश, मजदूरी तथा सेवा के अन्य दशाओं का नियमन प्रत्येक दुकान तथा व्यापारिक स्थापना में करता है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम स्थापनाओं के पंजीयन, स्त्रियों तथा बच्चों के रोजगार, सेवा की बर्खास्तगी, रजिस्ट्रारों तथा अभिलेखों का रखरखाव, श्रमिक क्षतिपूर्ति आदि मामलों से संबंधित रखता है। तो दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम जो है ये राज्यों के नियम है। राज्य अपने अपने राज्य में, माने जो किसी कंट्री का जो अगर कोई अपना स्टेट है वो क्या करता है, इस निगम की स्थापना करता है और इस निगम के तहत हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारियों को छुट्टी में कितना मिल रहा है, वो उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, वो कितने घंटे कार्य करते हैं, उनकी छुट्टी के लिए क्या प्रावधान है, भोजन के लिए क्या अवकाश दिए जाते हैं और उनके मजदूरी और सेवा से जुड़े हुए क्या क्या नियम हैं, जो दुकान और जो कॉमर्शियल है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, उससे में जुड़े हुए लोगों के लिए क्या क्या प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जो है वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, और साथ ही साथ फीमेल्स और स्टाफ हो या फिर बच्चों से जुड़े हुए जो स्टाफ हैं उनके बारे में जो है वो प्रॉपर इंस्पेक्शन करते रहते हैं और कैसे क्या नियम है, किसके तहत आप किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं, उनके बारे में भी क्या करते हैं वो जांच पड़ताल करते रहते हैं। और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि आपको हर चीज़ का लक्ष्य रखना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है और किसी अगर श्रमिक को क्षतिपूर्ति होती है या कोई एक्सीडेंट होता है तो उस मामले को कैसे आप हैंडल करेंगे, इससे संबंध में क्या करते हैं वो अधिनियम बनाते हैं। देन लास्ट है बोनस भुगतान अधिनियम। यह अधिनियम विभिन्न संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों को बोनस के भुगतान की व्यवस्था करता है। तो अपने अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करने का दायित्व नियोजक पर डालता है। न्यूनतम तथा अधिकतम बोनस के भुगतान का प्रावधान करता है। बोनस भुगतान करने के सिद्धांतों को परिभाषित करता है। बोनस के भुगतान हेतु दायित्व को लागू करने की प्रणाली निर्धारित करता है। यहाँ पे बोनस का प्रावधान है, तो बोनस क्या है, आपने जो जितना भी प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको क्या करना होता है, अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में देना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं वो ये दायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये अधिनियम जो है वो ओनर के ऊपर और डालता है कि आपको अपना बोनस का भुगतान करना है। साथ ही कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम बोनस आपको देना है इसका भी करता है। बोनस के लिए क्या प्रिंसिपल फॉलो करना है ये भी डिफाइन करता है और साथ ही साथ बोनस के भुगतान के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे लागू करने के लिए भी क्या करता है, एक सिस्टम निर्धारित करता है। देन उसके बाद है महिला रोजगार अधिनियम। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि महिला प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा साय 7 बजे के पश्चात कार्य नहीं करेंगे। अस्पताल तथा बागानों की 9 को
एक अधिनियम से मुक्त रखा गया है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे वो महिलाएं जो काम करती हैं उन्हें सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक के बीच में ही कार्य कराया जा सकता है। इससे ज़्यादा उन्हें किसी प्रकार से कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता किसी भी कंपनी में। जो हॉस्पिटल है और जो गार्डनिंग वाले जो फील्ड है उसमें जो है वो क्या है, इस अधिनियम से मुक्त रखा गया है। वहाँ ये 6 से 7 बजे का जो टाइम ड्यूरेशन है इसके अतिरिक्त भी कार्य लिया जा सकता है। देन उसके बाद है मातृत्व लाभ अधिनियम। इस अधिनियम कुछ उद्योगों विशेष में शिशु जन्म से पूर्व तथा पश्चात कुछ समय के लिए महिलाओं को मिलने वाले लाभ को नियमित करने के पारित किया जाए। तो इस अधिनियम के तहत जो है एक विशेष कानून बनाया गया जिसमें क्या है, जो महिलाएं जो शिशु को जन्म देने वाली हैं तो उस जन्म के पहले और जन्म के बाद तक के महिलाओं को कुछ सब्सिडीज़ और कुछ फैसिलिटीज़ जैसे छुट्टियाँ, उनको पेमेंट वगैरह को से रिलेटेड जो है मैटरनिटी लीव जो बोलते हैं उसके लिए क्या है नियम पारित करती है। देन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम कंज्यूमर के हितों की रक्षा और उनके विवाद का निपटारा करने का प्रावधान करता है। कंज्यूमर की शिकायतों के निवारण हेतु कुछ निवारक संस्थाओं जैसे जिला, डिस्ट्रिक्ट फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग आदि का गठन किया गया है। शिकायतें प्रस्तुत करने के समय सीमा विवाद की तिथि से 2 वर्ष के बीच की है। तो उपभोक्ता फोरम अधिनियम के तहत क्या है, इसमें जो है कंज्यूमर के जो हित हैं उनके जो की रक्षा के लिए क्या करते हैं और उनसे जुड़े हुए जो विवाद हैं उनका निपटारा करने के लिए डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है, इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य आयोग और नेशनल स्तर पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है जो कि कंज्यूमर्स की शिकायतों को निवारण करती हैं, उनको रिसॉल्व करती है और उनके जो समस्या है उनको 1 से 2 वर्ष के बीच में ही किया जाता है, का निपटान किया जाता है। उसके बाद है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। तो इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकने हेतु प्रावधान करना है। इस अधिनियम में किए गए प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को कम से कम 6 माह व अधिकतम आजीवन कारावास का तथा कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। तो अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट है और उसमें किसी प्रकार का वो एलिगेशन करता है या मिक्सिंग करता है जो कि आम जनता या कंज्यूमर के हेल्थ के लिए जो है नुकसानदायक है, तो वो क्या है दोषी करार किया जाता है और उस केस में उन्हें 6 महीने से लेके एक आजीवन कारावास या फिर लाइफ टाइम प्रिजर्मेंट का भी सज़ा मिलता है या फिर उन्हें पेनाल्टी के रूप में 1 लाख रुपए जो है वो जमा करने होते हैं। फिर उसके बाद है वस्तुओं का विक्रय अधिनियम। यह अधिनियम चल संपत्ति के विक्रय के संबंध में हुए अनुबंध को नियमित करता है। वस्तुओं के विक्रय से संबंधित अनुबंध स्वामित्व के स्थानांतरण, वस्तुओं के प्रदाय, क्रेता तथा विक्रेता के अधिकार एवं दायित्व, अनुबंध के टूटने का उपचार, वस्तुओं के विक्रय हेतु किसी अनुबंध के अधीन दशाएं तथा अधिकार, प्रत्याभूति, वचन आदि विषयों पर हो सकता है। तो कोई अगर सामान अगर हम बेच रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है जैसे गारंटी देना, अगर टूट फूट हो जाए तो उसके लिए मेंटेनेंस का प्रावधान करना और किसी भी प्रकार की जो है एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए देना और उनके एसेसरीज़ को प्रदान करना। तो ये सब डिफरेंट जो है जो हम सामान बेचते हैं उससे जुड़े हुए जो वारंटी देना, गारंटी देना, प्रोवाइड करना, तो ये सब चीज़ें हैं तो जिसे क्या करते हैं हम कंज्यूमर को देते हैं और इसका एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसे हम क्या करते हैं गारंटी कार्ड भी आप बोलते हैं और रिसीट बना कर देते हैं, इनवॉइस देते हैं, उसको हमें संभाल के रखना होता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है और वो वारंटी पीरियड पे है या गारंटी पीरियड पे है तो उस पर क्या होता है उस प्रोडक्ट की समस्याओं का तुरंत जो है वो क्या होता है सॉल्यूशन किया जाता है या उसे रिसॉल्व किया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं
और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कुछ और डिफरेंट लॉज एंड एक्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो पार्ट 2 होगा आपके इस वीडियो लेक्चर का। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।